लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। लाइक मैं ना बाहर से लोग गुजरे थे, मैंने कहा इतना ऊंची मुझे कहते होंगे अंदर ये क्या हो रहा है, आवाज लगती होगी। नहीं जाती। चैनल को अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक से रिएक्शन वैसा का स्वागत है। मैं हूं कोमल, ये है हाशिम कालिया। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली बड़ी ज़बरदस्त, वो है S400 एंड बुलेट ट्रेन चाइना स्टार्स S400 एंड बुलेट ट्रेन इन चाइना और अगेंस्ट इंडिया। बाकी देख लेते हैं जो अभी तक सारा हो रहा है चाइना इंडिया के अगेंस्ट, जो भी सारी चीज़ें तैयारियां सब कुछ हो रहा है वो देख लेते हैं। मैं सो रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। इसको कुछ नहीं पता, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। चीन की मीडिया के एक रिपोर्टर ने चीन की आर्मी की पोल खोल दी कि वो पहाड़ों पे नहीं लड़ सकती, तो चीन ने उसका जेल कर दिया। और इस दबाव को कम करने के लिए उसने बॉर्डर पर बुलेट ट्रेन वगैरह को पहुंचा दिया है और साथ ही वहां पे अपने S-400 मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया। इसका भारत पर क्या असर पड़ता है इसको समझते हैं। देखिए, चीन की मीडिया ने कहा है कि चीन की जो सेना है वो हाई एल्टीट्यूड पर नहीं लड़ सकती, जो तिब्बत का पठार वाला एरिया, और ये रियलिटी है क्योंकि चाइना ने अपनी सेना को हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग देने के मतलब उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर भारत जो है 1970 से बेहतरीन ढंग से अपनी सेना को माउंटेन के लिए रेडी कर रहा है। हमारे पास अलग से स्पेशलाइज माउंटेन रेजिमेंट है सब, और हम लोग हमेशा उसको, चाहे वो अब हमारी जलवायु भी उस तरह से उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से जो सैनिक भर्ती होते हैं वो पहाड़ की लड़ाई में बहुत बेस्ट होते हैं। और पूरी दुनिया का जब सर्वे किया गया तो पूरी दुनिया, इस पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन अगर पर्वतों पर लड़ने के लिए कोई सैनिक है सब, तो वो भारत की सेना वेल ट्रेंड है। अब इसमें चीन पूरी तरह बौखला गया और अपने जो था रिपोर्टर उसको क्या कर दिया, जेल कर दिया। अब रियलिटी है चाइना की जो फौज है वो पहाड़ पर लड़ नहीं पाती है और अच्छे ढंग से नहीं टिक पाती। आपको पिछले साल याद होगा किस तरह से थुरा के गए थे सब वो सब यहाँ पे। तो हम लोगों को देखिए 1999 में करगिल की लड़ाई जीत के बैठ गए, उसकी सेना बर्फ में ससुरन को ठंडा मार देता है, बार बार उनको बेस पे वापस भेजना पड़ता है, उनकी जगह दूसरे सिपाहियों को भेजना पड़ता है। और हम लोग 1984 में सियाचिन युद्ध जीत चुके थे। चाइना ससुरा उनको पहाड़ पे कहता है जाएंगे कैसे, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो जाएगा, इस पे तो दिखाई नहीं देता है पहाड़ वगैरह पे। तो चाइना को इन पहाड़ों तक आने में दिक्कत होता है और भारत पहले ही भाग गया था क्योंकि भारत को पता था कि चीन से 1962 में धोखा खा लिए, अगली बार नहीं खाना है ये। तो हम लोगों ने पूरी तरह से, क्योंकि चीन की पूरी सीमा पहाड़ों पर है, तो हम लोगों ने पहाड़ पर स्पेशली हम लोग ने पारा ट्रूप्स को रेडी किया। इस सोचने पहाड़ों पे कूद जाता है सब लोग, तो चढ़ल नहीं जा रही, अचानक उसी पे से कूद जाता है सब पहाड़ पर। तो इस हिसाब से हम लोग ने ट्रेन किया है। और जो मैदानी क्षेत्र है या फिर रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो रेगिस्तान की लड़ाई को, लौंगे वाला की लड़ाई को पाकिस्तान कैसे भूल सकते हैं वहां पर। तो रेगिस्तान में भी पूरी तरह से ट्रेंड है। तो हमारे पास हर तरह की स्पेशलाइज रेजिमेंट बनी हुई है, चाहे वो सिख रेजिमेंट, ग्रेनेडियर, राजपूताना, कुमायूं, गढ़वाल, महार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, एकदम खतरनाक। नागा रेजिमेंट जंगल के लिए, बिहार रेजिमेंट को मैदानी भाग बाढ़ वाले एरिया में दे दीजिए। बिहार में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना जो वहाँ पे 4-5 साल का, वो पहले बाद में पैंट पहनना सीखता है, पहले वही सीख लेता है बाढ़ आएगा हमारे गाँव में तो बचना कैसे। हर साल बिहार में बाढ़ आता है। तो पानी वाले क्षेत्र में इस सब एरिया में, तो हम लोगों ने जो रेजिमेंट बनाया ना, अलग अलग एरिया से उठाए फौजियों को, वो ऑटोमेटिक उनके पास नेचुरल वो एबिलिटी है कि वो उस माहौल में ढल सकते हैं। हम लोग के यहाँ का जो नागा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इस तो अपने चाकुए से मार देता है सब। और जो चाइना कहता है कि इन पहाड़ियों पे लड़ नहीं सकते क्योंकि लद्दाख ऊंचा है, वहाँ पे हवाई जहाज भी जाती है तो उसका पावर काम नहीं करता ऑक्सीजन की वजह से, हेलीकॉप्टर नहीं काम कर पाते हैं, आर्मी वहाँ पे नहीं डिप्लॉय हो पाती है। जिन पर्वतों की ऊंचाई पर चीन की सेना के दम फूलने लगते हैं ना, उसी ऊंचाई पर कुमायूं रेजिमेंट वालों को परवरिश करके बड़ा किया जाता है। उत्तराखंड वाले लोग जो होते हैं कुमायूं, गढ़वाल, ये वाले, यहाँ तो इतने ऊंचाई पे ये लोग खेलने चल जाता है, उसका वहाँ सांस फूल रहा है। इंडिया के लिए एक बैड न्यूज ये है कि चाइना ने अपने जो इस साइड का वो मेन उसका हान चाइना से यहाँ तक उसने बेहतरीन ढंग से बुलेट ट्रेन को जोड़ दिया और आगे इसको प्लान है, इसको यहाँ तक ले जाएगा सिंजियान प्रांत तक, वहाँ पर तिब्बत की राजधानी लहासा के पास से। तो ये तो पूरा जोड़ दिया। तो चाइना के पास पैसे हैं बेहतरीन ढंग से, ये भारत के लिए एक ड्रॉबैक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरत उसे जोड़ने के लिए इसलिए पड़ा कि इस पहाड़ी क्षेत्र में उसकी सेना ज़्यादा दिन ड्यूटी नहीं कर पाती है। एक फौजी को महीने से 1.5 महीने में रखिएगा तो उसका हालत खराब हो जाता है, उसको हाइपोक्सिया होने लगता है, अजीब अजीब बीमारी होने लगती है, उसको वापस ले जाना पड़ता है। तो ये वापस आने ले जाने के लिए इसके लिए बुलेट ट्रेन जरूरी
जरूरी है, उसको जरूरत है। जैसे बुलेट ट्रेन के अंदर इस तरह से फैसिलिटी रखा गया, और हम लोग के फौजी जो होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनको 6 महीना से चीन पे छोड़ दीजिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए गलवान घाटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आता है उन लोग को, तो हम लोग को बुलेट ट्रेन की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी ज़्यादा जरूरत होनी चाहिए, एटलीस्ट मालगाड़ियों को वहाँ जाना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक है वो एट ए टाइम पहुँचाया जा सके। अब इन सबको बुलेट ट्रेन में लेके जाया जा रहा है, देखिए इस तरह से। क्या रो रहा है, चुप रे, क्या रो रहा है तुम? अच्छा गलवान में ड्यूटी नहीं लगेगा, देखिए सब बेचारा रो रहा है, सब बुलेट ट्रेन के अंदर का सीन है, इन सबको लग रहा है गलवान घाटी में ले जाए। चुप, सोच रहा मक्खी घुस जाएगी, मुंह बंद कर। हालांकि भारत यहाँ पे बुलेट ट्रेन में बहुत धीमी काम कर रहा है। गुजरात से जो मुंबई तक, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन था, अब जो शिंजो आबे उस समय प्रधानमंत्री थे वहाँ पे जापान वगैरह के, तो 50 साल के लिए लोन लिया गया था। अभी उसको देखिए 6 साल हो गए हैं इस एग्रीमेंट को साइन हुए, अभी तक महाराष्ट्र से केवल 15% जमीन खरीदी जा चुकी है। हालांकि गुजरात में तो काम भी चालू हो गया, 80% जमीन का एक्वायर हो चुका है। हालांकि महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल उसमें फंस चुका है बुलेट ट्रेन को, हालांकि जल्दी से जल्द लाना चाहिए इस चीज़ को। चाइना लद्दाख वाले बॉर्डर में ना, ये गलवान वाले बॉर्डर में अपना S-400 मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया है। अब S-400 एक्टिवेट होने की वजह से हमारा राफेल हो गया, अपाचे हो गया, चीनू, ग्लोब मास्टर, ये विमानें उतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इसके रडार में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, चाइना के पास S-400 मिसाइल नहीं है, उसके पास S-300 मिसाइल है, क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। MTCR और MTCR का परमानेंट मेंबर हो गया है भारत, और MTCR के नियम के हिसाब से कोई नए मेंबर को आने के लिए पहले जो उपस्थित जितने मेंबर है उनमें सबका रेडी होना जरूरी है। तो भारत रेडी नहीं होता है, चाइना को इसमें आने नहीं देता है। और जो MTCR का सदस्य नहीं है वो कभी भी दूसरे देश से 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें खरीद नहीं सकता है। तो चाइना सदस्य नहीं है, तो जो उसको S-400, रूस ने S-400 का पैसा लिया है, थमा दिया S-300 का कि भैया तुम्हारा प्रॉब्लम है। और भारत को जो S-400 मिल रहा है, तो चूंकि भारत MTCR का सदस्य है, तो हमें जो एक्यूरेट रेंज उसकी 400 किलोमीटर मारक क्षमता की है, और ये दिसंबर के महीने तक में मिल जाएगा। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि अमेरिका ने अफ्रीका में एक युद्ध अभ्यास के दौरान S-400 मिसाइल को मतलब निष्क्रिय कर दिया। हालांकि एक सिमुलेटेड प्रोग्राम था, सॉफ्टवेयर पर इसको किया गया था। चूंकि हम लोग भी लेमुआ कॉमकासा समझौता के तहत अमेरिका से जितने डाटा है उसे हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोगों ने पूछा भैया कैसे किया है तुम लोग, तो ये जो थे सब, ये जो अमेरिका पहले से बहुत अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा था S-400 को लेकर, सोचता तो ओ माय गॉड अगर ये मार देगा, तो जैसे CBSE वाला सब घबराता है सब ना, तो ओ माय गॉड बोलता है, ओ माय गॉड। हिंदी मीडियम वाला घबराएगा तो ये दादा ये माई रे माई तो अमेरिका वाला CBSE वाला है सब, ये सब दिमाग लगाया सब, और वो आइडिया इसने भारत को दे दिया। एक्चुअली इन्होंने लोग क्या किए थे, लोग बहुत सारे रॉकेट मार दिए थे, जिस वजह से S-400 का जो रडार था वो कंफ्यूज में आ गया था। अब इस रडार की क्षमता जो है वो फिक्स होती है किसी भी मिसाइल, जैसे आयरन डोम जो इजराइल का था उसमें भी हमास एक साथ 150-200 रॉकेट मार देगा, तो 10-15 रॉकेट को वो काम नहीं कर पाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो वो वही काम किया अमेरिका ने। तो भारत ने भी इसको ध्यान में रखते हुए इसके क्या किया कि उन्होंने भी परीक्षण किया। पिनाका जो हमारा रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इससे 1 मिनट में 36 रॉकेट मारा गया एक ही टारगेट पे। अब 36 ठो आएगा अगल बगल में, तो रडार कंफ्यूज हो जाएगा। तो उधर चाइना तैयारी कर रहा है, इधर भारत भी तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अभी हाल ही में हम लोग ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। हालांकि अग्नि मिसाइल पहले से थी, इसकी रेंज को भी 1000 से 1500 किलोमीटर किया गया। ये सस्ती और हल्की भी है, और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें कैनिस्टर जोड़ दिया गया। भारत आने वाले वक्त में हर एक मिसाइलों को कैनिस्टर लगा के जोड़ेगा, जिस तरह से ब्रह्मोस को जितना नेवल वर्जन वगैरह ये सबको कैनिस्टर में रखता है। कैनिस्टर एक कवर होता है, मिसाइलों का बाहरी कवर होता है, कैनिस्टर होता है उसमें, इसके अंदर मिसाइलें रहती हैं सर। अब इसके अंदर रख दिया जाएगा तो ये पैक हो जाता है। और जैसे देखिए, अब इसको कैनिस्टर को भी ले जाना बहुत ईजी होता है, जैसे 4-4 के कैनिस्टर में एक साथ इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जर्किंग नहीं होगा, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, मौसम है, टेम्परेचर है, ठंड क्या पड़ रहा है, आंधी धूल, कुछ भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। ऐसे खुला रहेगा तो कोई भी दिक्कत आ सकती है। और अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन थे, उन्होंने खुद कहा था कि बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रह जाती हैं, युद्ध में हमेशा छोटी मिसाइल ही काम आती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइलें री एंट्री करती है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर होता है, ये किसी अन्य वीडियो में हम समझा देंगे। तो ये बहुत जरूरत पड़ेगी, खास करके अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। हम लोग का अगर चाइना से युद्ध भी होता है तो अग्नि 5 एक लास्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो अगर अग्नि 5 का प्रयोग भारत कर दिया तो समझिए कि 3rd वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा नहीं रह जाएगा। तो छोटी लड़ाइयों में ब्रह्मोस और अग्नि 1 जैसी ही मिसाइलें काम आएंगी। को क्या किया गया है, बहुत एडवांस वर्जन इसका ट्रायल किया गया है। और भारत ने चीन पर जो चीन उधर से अपना फौज बढ़ा रहा है, तो इसको देखते हुए वो भारत सरकार ने बॉर्डर पे चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया। ये बहुत ही बेहतरीन डबल रोटर का ये लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इतना खतरनाक है ससुरा कि एक साथ 60-70 फौजियों को आराम से वेल इक्विपमेंट ले जाके ड्रॉप कर सकता है। कुछ ससुरा टांग लेता है, जीप टांग ले गए यहाँ पे, टैंक टांग लेता है यहाँ पर। देखिए ससुरा एगो हेलीकॉप्टर टांग लिया। कभी कभी क्या होता है कि दूर एरिया में है, लद्दाख
वगैरह में, हेलीकॉप्टर बिगड़ गया, अब ससुरा बिगड़ गया तो आएगा कैसे, इंजीनियर उतना दूर जाएगा कैसे, हर चीज़ तो इंजीनियर चल जाएगा, कोनो सुई लगाना है जाके हेलीकॉप्टर को कि डॉक्टर साहब चल गए, चल लगा दे सुई यहाँ पे, अरे सुई लगाने से नहीं ना ठीक हो जाएगा, लेके आना पड़ेगा वर्कशॉप में, टांग लेता है ससुराई। ऐसे ही नहीं ससुरा हवाई जहाज टांग लेता है, देखिए जो लड़ाकू जहाज होते हैं सब ना, उनसे कोई लगाएगा रस्सी टांग लेगा, बहुत खतरनाक है चिनूक हेलीकॉप्टर। हालांकि अमेरिका में इसका नाम, अमेरिका ने इसे बनाया है, बोइंग कंपनी। अमेरिका में एक हवा भी चलती है चिनूक हवा, इसे आइस हीटर या हिम भक्षी कहते हैं। ये गर्म हवा होती है, बर्फ को पिघला देती है। ये हम मैप के क्लास और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ाए थे। आप आंसर दीजिएगा कमेंट करके कि चिनूक हवा जो होती है वो किस घास के मैदान में चलती है। अब आप बताइए, इसको हम पढ़ा चुके हैं, कौन सी घास के मैदान में। देखिए एक और समस्या चाइना के पास क्या है, वो पहाड़ी एरिया, और पहाड़ी एरिया में आर्टिलरी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। हम लोग जो 1999 में हारे, मतलब हारे तो नहीं, पूरी तरह से जीत ही गए थे, लेकिन क्षति बहुत हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान जो थी वो उधर आर्मी जो पाकिस्तान की थी वो आतंकवादियों के आड़ में आर्टिलरी फायरिंग कर रही थी, और हम लोग की आर्टिलरी इतनी ऊपर तक पहुंच कैसे जाएगा, इस पे आदमी नहीं पहुंच, ससुरा इस पे रिक्शा नहीं चढ़ पाएगा, आप आर्टिलरी या टैंक चढ़ाइएगा, यहाँ पे साइकिल ना चढ़ पाएगा उस पर। तो इसके लिए बनाया गया स्पेशल M777 हैविटजर। ये ससुरा दिखने में बहुत छोटा है, कहीं सेट हो जाता है, देखिए हाइट साइज में तो ठीक ठाक है, कहीं सेट हो जाएगा, अब मारेगा बफोर्स से तगड़ा। सोचिए जिस कारगिल की लड़ाई में, जो कारगिल की लड़ाई जिताया था बफोर्स, वो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाता, नीचे ही से माना इस ससुरा चढ़ जाता है, और इसको खतरनाक बना देता है चिनूक। चिनूक ससुरा जन्मे करते ही टांग के लेके चल जाता है, अब कहीं पे भी उठा के लेके चल जाएगा। इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। जय और वीरू है सब ससुरा, कोई भी गब्बर आएगा नहीं छोड़ेंगे सब ये सब। और इसकी खासियत क्या है, ये बर्फ में भी उतर सकता है। अब आपको भी पता है कि जो हेलीकॉप्टर इतने हैवी चीजों को उठा सकता है उसका अपने आप में कितना लोड होगा, और बर्फ में उतारिएगा तो ससुरा खुदे धंस जाता था। तो इसको इंजीनियरों ने क्या किया ना, ये ऐसे उतरा, ये यहाँ पे चक्का के पास ना इसको चप्पल पहना दिया, ताकि हेलीकॉप्टर को ऐसे हवाई चप्पल पहना दिया। चप्पल का एरिया ज्यादा हो जाता है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये टैंक उठाया, इसके चक्का है, इसमें चप्पल पहना दिया। अब इसमें क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बर्फ में नहीं धंसेगा यहाँ पर। अब इस चप्पल नहीं, इसको टेक्निकल नाम में एयरफोर्स वाले कुछ कहते होंगे, हम लोग इसको चप्पले बोलते हैं। दूसरी ओर फ्रांस जो है वो लगातार जो रफाल है उसकी पूरी की पूरी खेप पहुंचा रहा है, और इसे अम्बाला एयरबेस पे रखा गया है, नॉर्दर्न एयर कमांड के लिए इसको दिया गया है, और वहाँ पर ये पूरी तरह से लद्दाख के एरिया में फुली इक्विप है, हर तरह से एयर टू एयर रिफिलिंग में भी, ताकि वहाँ पर चाइना को काउंटर किया जा सके। दूसरी ओर जो वहाँ पर जो झील है पेंगसो लेक, उसके अगल बगल में या पहाड़ी एरिया में चीनी छुपे रहते हैं, तो इस छुपने के लिए पोसाइडन P-8I विमान सबसे घातक हो जाता है। ये P-8I भारत के नौसेना के पास है, हालांकि इसे नौसेना से वहाँ पर भी ट्रांसफर किया गया। और दूसरा चीन के बॉर्डर के एकदम सट के जहाँ पे गलवान घाटी है उसके पास दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पर अभी का सबसे खतरनाक जो ट्रांसपोर्ट जहाज है C-17 ग्लोब मास्टर, इसको लैंड करा दिया गया। तो ना लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, ना ही हमको सर्वेलांस का प्रॉब्लम है, ना ही अटैक का प्रॉब्लम है। और साथ ही अपाची हेलीकॉप्टर बम बरसाने के लिए तो पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास हथियार है, लेकिन वो हथियार काम करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि वो किसी युद्ध में भाग ही नहीं लिए। चाइना 1962 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा है, उसके पास अभी कोई, अब जैसे मान के चलिए लड़का भी एग्जाम में खूब पढ़ाई करता है, उसको लगता है कि ससुर हम टॉप पे कर जाएंगे, एग्जाम में ना पता चलता है कि टॉप कोई लोग फेल गई, कट ऑफ से नीचे नंबर है। वही चाइना का हाल है, युद्ध नहीं लड़ा है तो उसके हथियार काम आएंगे नहीं काम करेंगे युद्ध के माहौल में। क्या देखिए, जब हथियार को बनाया जाता है आइडियल कंडीशन में बनाया जाता है, आराम से इंजीनियर बनाते हैं सब अपनी फैक्ट्री वगैरह में, लेबोरेटरी में पहले परीक्षण वगैरह करके। युद्ध में माहौल पूरा अलग होता है। आपका जहाज ये पता चला धुआं में फंस गया, इंजन काम नहीं कर रहा, लद्दे गिर गए हैं। तो ये जितने जहाज हैं ये पूरी तरह से अफगानिस्तान युद्ध, लीबिया युद्ध, सीरिया में पूरी तरह से आजमाए जा चुके हैं ये, इसलिए हमारे पास ये जो है ये पूरी तरह से खतरनाक है। दूसरा, हमारे जो थल सेना प्रमुख जो पहले थे बिपिन रावत सर, इन्हें CDS जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिसमें ये तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे बिपिन रावत सर ने क्या कहा कि भैया यहाँ पहला थिएटर कमांड बना दिया जाएगा। थिएटर कमांड से फायदा क्या होता है कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब आपस में कोरिलेट हो जाते हैं, कोई किसी को एक्शन ले लेता है। अभी भी कोरिलेट है, लेकिन अगर आर्मी कहेगी कि भैया हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम आगे से फायरिंग ज़्यादा हो रही है,
एयरफोर्स हमला करो Air तो Force उसके हमला करें। हाँ, वो सारी डीजीएम बोलेंगे, coordinate हाई हो जाती लेवल है। के ब्रिगेडियर से परमिशन लेना पड़ेगा, उधर एयरफोर्स साइन करेगी हाँ हम भेज रहे हैं तब। लेकिन अगर थिएटर कमांड हो जाता है तो भैया कोई हाई लेवल का परमिशन नहीं, इधर से एक छोटा से छोटा अधिकारी बोलेगा कि हमको एयर सपोर्ट चाहिए तो एयरफोर्स आएगी। मतलब एक तरफ बेहतरीन ढंग से इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो पहला थिएटर कमांड नॉर्थ एरिया में बनाया जाएगा। इस थिएटर कमांड के बनने से यहाँ पर एयरफोर्स भी पूरी तरह से, आर्मी एयरफोर्स कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन किसका बेस है, वो यहाँ यूज करेगी वो यहाँ करेंगे, पूरी बेहतरीन ढंग से एयरफोर्स को भी यूटिलाइज किया जाएगा। और वहाँ पर सर्वेलांस के लिए भी पूरी तरह से हर जगह से हमें डाटा मिलेगा। अब चूंकि कॉमकोसा से कर लिए हैं तो चाइना के अमेरिका के पास जितना डाटा है वो भी हम लोग को मिल सकता है। तो वहाँ पर एयरफोर्स भी रहेगी, सर्वेलांस का भी काम अच्छे से हो जाएगा। साथ ही वहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेवी के जितने डाटा रहेंगे, हालांकि बड़े जहाज तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन नेवी के जो छोटे जहाज है, जो वहाँ पर जो झील है पेंगसो लेक वगैरह, वहाँ पर इजीली अटैक कर सकते हैं। साथ ही इससे ये फायदा होगा कि किसी भी खराब सिचुएशन के लिए, जिस तरह से पिछले साल जो जून में हुआ था गलवान घाटी में, उस तरह से सिचुएशन में निपटने के लिए ये जो ससुर जी हैं, ये इन ससुर जी के लिए दामादों को तैयार रखा गया है, जिसमें मार्कोप्स हैं, इनके ऊपर बम बारूद कोई असर ही नहीं करता है, गैस छोड़ दीजिए, जहरीला कुछ नहीं होता है। एनएसजी कमांडो है सब यहाँ पर, गरुड़ कमांडो है, ये जहाज से कहीं से भी। तो इन ससुर जी की इज्जत के लिए हमारे पास दामादों की कोई कमी नहीं है। आप बताइए तो आपको सबसे बेहतरीन दामाद इनका कौन सा लग रहा है इसमें से? हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छा दामाद इनका यही रहेगा, जर्मन शेफर्ड हमारी एनएसजी कमांडो। आपको कौन सा इनका दामाद अच्छा लगा वो बताइए। इस बैल को थोड़ा समझ में नहीं आता है यार, ये 1962 नहीं है, 2021 है बैल कहीं का, एकराना बुझा रहा है यहाँ पर। इसने क्या किया, बॉर्डर पे सबसे खतरनाक जहाज तैनात किया। इस चोट्टा क्या किया, अमेरिका का B-2 जहाज जो है ये स्टील्थ है, रडार में नहीं आता है और स्ट्रेटजिक है, बहुत दूर तक जा सकता है, 7,000 किलोमीटर चल जाता है यहाँ पर। अब बॉम्बर है, हजारों टन बम लेके जाता, गिरा देता है, ससुरा बॉम्बार्डमेंट कर देता है यहाँ। इसी का कॉपी करके चाइना ने बना दिया H-20, और ये भी सुपर स्टील्थ बॉम्बर है ससुरा, बहुत भयानक बम गिराएगा और रडार में पकड़े में नहीं आएगा। चाइना, अब हमारी सेना का मनोबल गिर गया और इसने ससुरा वहाँ तैनात कर दिया, इसको परीक्षण भी किया, 1 हफ्ता तक नचाया और रडार में आइबे नहीं करेगा। हमारी सेना देख रही है रडार में नहीं आ रहा है यहाँ पर, ले ससुरा बहुत खुश हो रहा था। लेकिन भारतीय DRDO है, ये ससुरे इसको चैन से जीने नहीं देते, कौन सी बना दिया DRDO, देख रहे हैं, ये लग रहा है कोनो घर का ढलैया होने वाला है, सेंटरिंग ठोकले से ना, सेंटरिंग नहीं ठोका है भैया, इसे कहते हैं OTH, ओवर द होराइजन रडार। ये कोनो जहाज को 5000 किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है। चाइना खुश हो रहा था, हमारा रडार में पकड़े नहीं आएगा। अरे बैल ससुरा, तोरा जहाज उड़ने से पहले कि मैं पकड़ में आ जाएगा, जैसे रनवे छोड़ेगा पकड़ा जाएगा 5000 किलोमीटर से। मतलब अगर रूस में जहाज उड़ रहा है ना तो लद्दाख में पता चल जाएगा ये होराइजन रडार से कि ससुरा रूस में जहाज उड़ रहा है। ससुरा तो चाइना को कौन पूछता है। तो ये ओवर द होराइजन रडार कैसे काम करता है और स्टील्थ कैसे होते हैं, स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल बॉम्बर ये सब कैसे काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो बना देंगे कि ये ओवर द होराइजन रडार, ये OTH रडार कैसे काम करता है। आपको लग रहा होगा कोनो ससुरा बिल्डिंग है इतना ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है यहाँ पर, 5,000 किलोमीटर दूर से ये चीज़ों को बता देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चाइना उधर तैयारी कर रहा है, तो हम लोग भी अपने बॉर्डर पर चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं। चाहे हमारी सेना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या DRDO के वैज्ञानिक हो, सबको पता है कि भैया 2062 का जो 1962 में घटना हुई थी उसका हमको तो बदला लेना है। साथ ही साथ जो 50 साल हो रहा है इधर में, इस समय 60 साल का जो ब्याज जोड़ना है, तो इस ब्याज को भी पूरी तरह से जोड़ के हम लोग को लेना रहेगा। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको OTH रडार के बारे में समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ये थी यार वीडियो, और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। खान सर ने सारा एक्सप्लेन किया पिछले दिनों का, जो भी इंडिया और चाइना के बीच में जो भी सारा सीन हो रहा है कि चाइना ने वहाँ पे बुलेट ट्रेन चला दिया, S-400 अपना तैनात कर दिया, लेकिन S-400 वो S-300 है, क्योंकि MCTR का वो मेंबर नहीं है इंडिया, वो सॉरी चाइना, तो इस वजह से वो अलाउ नहीं करते कि 300 किलोमीटर की लिमिट में कोई जहाज़ वो जो है वो उनको मिले। बाकी और बड़ी चीज़ें थी कि अगर चाइना अपनी कोशिशें कर रहा है, वहाँ पे न्यू चीज़ें ला रहा है, बुलेट ट्रेन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इंडिया भी उसके जवाब में चीज़ें कर रहा है। और ये बात तो मैं मानूंगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें इंडिया और ये जो हमारे आपस के जो ये सारी जगह है ना, ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, चाइना वाले नहीं लड़ पाते। जो मैन पावर है ना इंसान की 1 on 1, उसमें इंडिया का चाइना मुकाबला नहीं कर सकता। एक इंडियन सोल्जर और 4 चाइनीज सोल्जर, इस तरह का सीन होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में
और चाइना ये बात भी मानेंगे कि टेक्नोलॉजी में चाइना के पास क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं, हाँ। ज़्यादा बजट है, ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो वो चीज़ें बनाते रहते हैं। और वो उनके लिए क्या है कि यूएसए ने बॉम्बर बनाया, उसकी कॉपी करके अपना कॉपी बॉम्बर करके बना बना दिया। दिया। उधर कोई एयरक्राफ्ट बनाया 5th जनरेशन, इधर 5th जनरेशन कॉपी करके बना दिया। और वो किसका है, वो जो हेलीकॉप्टर था, वो जो चिनोक हेलीकॉप्टर है अमेरिका का, वो इंडिया ने अमेरिका का? इंडिया को दिया हुआ। जरूरत का है, ये इंडिया के पास है ना अभी? हाँ, चिनोक हेलीकॉप्टर इंडिया के पास है। फिर तो बीच बड़ा में फायदा है ये। बीच में सारी जो जगहें हैं, जो जगहें जहाँ पे जाते हैं, और उन्होंने वहाँ पे उसके वो फ्लैप्स भी बना दिए हैं। बाकी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। आपको क्या लगा है कि इंडिया की कैसी तैयारी है अगर चाइना को देखे? जबरदस्त की हुई है इंडिया वालों ने, वो भी किसी से कम नहीं है। हाँ तो जैसे कि उन्होंने बताया कि पहाड़ पे इन्होंने बड़ी मतलब हाँ, शुरू से ही चलते शुरू से आ ही रहे हैं। तैयार किया हुआ है कि उधर रहने की ट्रेनिंग दी हुई है कि वो हर हालात में वहाँ पे रह लेंगे। तो चाइना वालों के पास इतनी प्रैक्टिस नहीं है उनकी। चाइना के वालों के पास नहीं है। वो उनका एक सोल्जर होता है, वो बीमार होता है, वो चला जाता है, फिर वो दूसरा आ मतलब जाता वो है। explain और किया था। वो जो है बाकी ये है कि टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी में पैसा तो लगाने हाँ। में और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में चाइना चाइना आगे ऊपर है, लेकिन ताकत देखी जाए तो उसमें इंडिया वो जो है वो इंडिया। है कि वो सही जो है ना वहाँ पे जान लगा देंगे और वो पहाड़ों पे भी तो लड़ सकते फायदा हैं, भी सारा इसी कुछ कर चीज का, सकते तो हैं। फिर इतनी टेक्नोलॉजी का क्या वो मतलब है। सही बात है। बाकी हर चीज़ दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही। वैसे तो जंग हो रही है, दोनों की जंग नहीं होगी, लेकिन वो एक ओपोनेंट्स के तौर पे एक दूसरे के साबित हुए हैं, और एक दूसरे को अब वो जो है वो मुकाबले के लिए कोई यहाँ से कोशिश करता है तो इंडिया उसके मुकाबले में अपनी जो है वो चीज़ें सही कर रहा है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। 1 2 3।